औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीफ एजुएन के चैनल से एक बार फिर आपकी खिदमत में सैदुल्लाह हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है कि इससे पहले हमने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड की थी उनमें हमने लाइट रिएक्शंस की जो टाइप्स थे उनके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पर जिक्र किया था कि लाइट रिएक्शन की दो टाइप्स है, यानी दो पाथवेज है इलेक्ट्रॉन्स की। एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है और एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। स्टूडेंट, जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। स्टूडेंट्स, तो आते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन जो है ये इसको हम जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या? जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। क्योंकि स्टूडेंट्स जो इनका पाथवे है, इनका जो डायग्राम है, अगर इनको आप देखें तो ये एक जेड जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसकी तरह एक हमारे साथ एक शेप बनाता है, तो इस वजह से इसको हम जेड स्कीम या जेड पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो लाइट रिएक्शन का ये जो एक प्रोसेस है ये हमारे पास थाइलाकाइड, कहां पर? थाइलाकाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये वहां पर स्टूडेंट्स जो है ना ये आकर होता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट लाइट इसको रिक्वायर होती है। स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट लाइट ना हो तो ये प्रोसेस कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये दिन के वक्त जो है ना ये होता है, और दिन में उन औकात में ये ज़्यादा होता है जिस वक्त इनकी जो लाइट्स की फेवरेबिलिटी है या अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो। स्टूडेंट्स, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो उस वक्त ज़्यादा होता है जब क्लोरोफिल को उसकी वेवलेंथ के मुताबिक लाइट जो है ना वो मौजूद हो। स्टूडेंट्स, ये जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ एंजाइम्स और कॉम्प्लेक्स जो है ना उनकी बदौलत होता है। स्टूडेंट्स, आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जितना प्रोसेस हमने यहाँ पर लिखा है ये सब के सब ये पहले से मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ सनलाइट जो है ना ये इसको रिक्वायर्ड होती है, बाकी ये सारा मैकेनिज्म ये प्रोसेस वहां पर अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स, कोई भी चीज बाहर से नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट जो है ना उसकी पोटान जब अवेलेबल हो जाती है तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना ये स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, इनमें मुख्तलिफ जो है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और उसकी जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फिर वो इजेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो वो फौरन रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है स्टूडेंट्स तो वो ऑक्सीडाइज होता है। अब ये भी कह सकते हैं कि ये जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है इसमें अल्टरनेटिंगली इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे
वो रिड्यूस होंगे और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे। ये थी एक की पॉइंट। अब आते हैं हमारा जो असल टॉपिक है वो क्या है, उसकी तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है, सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? ये क्लोरोफिल बी से। क्लोरोफिल बी कहाँ पर मौजूद है? ये प्रोटोसिस्टम 2 में। प्रोटोसिस्टम 2 को हम P680 भी कहते हैं, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की लाइट जो है ना ये एब्सॉर्ब करती है। इस वजह से ये P680 के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्टूडेंट्स हम पिगमेंट सिस्टम 2 भी कहते हैं। क्या? पिगमेंट सिस्टम 2। स्टूडेंट्स, पिगमेंट सिस्टम 2 के अंदर हमने पहले जिक्र किया था कि ये जो प्रोटोसिस्टम होता है स्टूडेंट्स, इनके दो अहम जो है ना वो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को स्टूडेंट्स हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं और स्टूडेंट्स एक को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन सेंटर से स्टार्ट होता है। अब स्टूडेंट क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहले कि सनलाइट से जो हमें लाइट मिलती है, जो विजिबल पोर्शन उसका होता है, तो स्टूडेंट्स उनके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। आप सबको पता है कि प्रोटॉन क्या है स्टूडेंट्स। प्रोटॉन जो है ना वो एनर्जी की छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, एनर्जी की छोटे छोटे पल्स होते हैं, वो एनर्जी कैरी करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोटॉन स्टूडेंट्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हर प्रोटॉन की एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो मुख्तलिफ होती है। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो मैटर करता है उसकी एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी में। अगर किसी प्रोटॉन का वेवलेंथ कम हो स्टूडेंट्स तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर किसी प्रोटॉन का वेवलेंथ स्टूडेंट्स बड़ा हो तो उसकी वेवलेंथ जिसका वेवलेंथ बड़ा हो तो उसकी एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन्स की जो एनर्जी होती है, प्रोटॉन्स, इसका वेवलेंथ के साथ स्टूडेंट्स एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये एनर्जी बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ कम आ रहा है। अगर एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ ज्यादा आ रहा है। स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले हमने जिक्र किया था कि क्लोरोफिल के लिए ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल जो कंडीशन होते हैं वो हर क्लोरोफिल के लिए मुख्तलिफ होती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हमने डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में स्टडी किया है उसमें हमने क्लियर कट कहा है कि जो क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केराटिनाइड, इनकी मुख्तलिफ जो है ना वो वेवलेंथ रिक्वायर है। रेड लाइट अगर आप देखें स्टूडेंट तो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इस वजह से रेड लाइट के साथ स्टूडेंट्स एनर्जी कम होती है। अगर आप ब्लू या आप स्टूडेंट्स वायलेट लाइट देखें तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टूडेंट्स जो है वो ब्लू या वायलेट जो है ना वेवलेंथ पर हो जाता है। स्टूडेंट्स, तो ये थी प्रोटॉन की बात। अब ये प्रोटॉन स्टूडेंट्स जो है ना, प्रोटॉन्स यहाँ पर इनके दो बड़े काम है स्टूडेंट्स। प्रोटॉन्स की क्या है? दो बड़े काम है। एक काम स्टूडेंट्स इनका ये है कि क्लोरोफिल के ऊपर जो है ना वो स्ट्राइक करना है, और दूसरा काम स्टूडेंट्स उनका ये है कि जो वाटर अवेलेबल होते हैं वहां पर, तो उनके ऊपर जो है ना वो स्ट्राइक करना है। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि क्लोरोफिल के ऊपर जब ये स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स। क्लोरोफिल के अंदर जब ये स्ट्राइक करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि क्लोरोफिल का जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था उसके अंदर हमने ये भी डिटेल से कहा था कि इसका जो इंटरनल एटम है, जो सेंट्रल एटम है, वो मैग्नीशियम है स्टूडेंट्स। और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है स्टूडेंट्स तो वो 2 है। और इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लॉस कर सकते हैं। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी स्टूडेंट्स तो ये असल में वही इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। तो सनलाइट की जो जब ये प्रोटॉन पड़ेगी कहाँ पर? रिएक्शन सेंटर में, प्रोटोसिस्टम 2 पर, जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ से इनके 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जाइज होंगे। क्या होगी? एनर्जाइज। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि दुनिया में किसी आदमी के साथ अगर थोड़ा सा पैसा आ जाता है या उसके साथ गाड़ी आ जाती है तो अमूमन हमने देखा है कि वो फिर जो है ना
वो उस पर हवा लग जाती है। इसी तरह अगर इधर आप देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन जो है ना, इनके साथ जब एनर्जी आ जाती है तो इन इलेक्ट्रॉन में भी थोड़ा सा हवा आ जाता है। वो हवा जब यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन में आएगी स्टूडेंट, तो वो हवा यहाँ पर बहुत अहम काम करेगी। असल में वहां पर जो इन इलेक्ट्रॉन में जो हवा भरेगी, वो वहां पर उनकी एनर्जी आएगी। तो जब एनर्जी इनमें आएगी तो वो ये क्लोरोफिल जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो यहाँ पर लॉस करेंगे स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जो है ना वो मौजूद होता है स्टूडेंट्स, उनको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं स्टूडेंट्स। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं कि सबसे पहला वो कंपाउंड है ये कि जो इलेक्ट्रॉन को खींच करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को गला लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स असल में स्टूडेंट्स ये फेलोपाइटिन है। क्या है? फेलोपाइटिन। ये इनका केमिकल नाम है स्टूडेंट्स, और इनका जो है ना स्ट्रक्चर ये आयरन से रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो फेलोपाइटिन है स्टूडेंट्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ये कैच करेंगे। कुछ उसकी एनर्जी जो है जो उन इलेक्ट्रॉन के पास है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेंगे। अब उनके बाद इस प्रोसेस के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इसकी एनर्जी जो है ना वो ग्रेजुअली रिड्यूस होती जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन अब इसके बाद हमारे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है, जो ये कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स, इसको हम प्लास्टोक्विनोन कहते हैं। ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स और ये एंजाइम्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्लास्टोक्वाइनिन है, प्लास्टोक्विनोन, ये यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ये कैच करेगी। अब ये एक दूसरे कॉम्प्लेक्स को ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये ट्रांसफर करेगी। स्टूडेंट इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर 2 और जो है ना वो पिगमेंट्स मौजूद है। एक साइटोक्रोम F है स्टूडेंट्स, और एक साइटोक्रोम B6 है स्टूडेंट्स। तो साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम B6 के अंदर यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, जो एक दूसरे से अब पास होने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से एडीपी और फास्फेट मौजूद है। इन्हें 2 चीजें वहां पर मौजूद है। अब उनको ज्वाइन करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी अब आएगी कहां से? ये एनर्जी अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। तो जब एडीपी फास्फेट के साथ कंबाइन होंगे और एनर्जी अवेलेबल होंगी, तो हमारा स्टूडेंट जो है ना वो सबसे पहला जो है ना एटीपी क्या होगा? यहाँ पर बनेगा। क्या होगा? एटीपी बनेगा। स्टूडेंट्स ये जो एटीपी है, एटीपी ये तो अब बन गया। ये एटीपी स्टूडेंट्स जैसे कि मैं थोड़ा सा इस साइड पर हो जाता हूं, अगर थोड़ा सा डार्कनेस आ जाता है स्टूडेंट्स, जो एटीपी यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो गया, तो ये असल में लाइट की बदौलत अवेलेबल हो गया स्टूडेंट। लाइट की बदौलत जो एटीपी यहां पर हमें अवेलेबल हो गया, ये एटीपी इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं पुट टू फास्फोराइलेशन। स्टूडेंट्स अब फास्फोराइलेशन का मतलब ये है कि ये जो फॉस्फेट और एडीपी का ये प्रोसेस है और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है स्टूडेंट्स, ये किसकी बदौलत हो गया? ये फोटो यानी लाइट की बदौलत हो गया, इसलिए इसको कहते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन with the help of light or in the presence of light is called photofosphorylation। अब स्टूडेंट्स बात यहां पर अभी रुकी नहीं है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन ने तो सिर्फ एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन तो कहीं गए नहीं है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर 2 ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये प्लास्टोसियानिन एक और कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है स्टूडेंट्स। ये जो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है स्टूडेंट्स, तो इनके साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अब यहां पर ट्रांसफर होगी। कहां पर? यहां पर ट्रांसफर होगी। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गए स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह आएगी स्टूडेंट्स यहां पर। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर प्रोसेस थोड़ा सा हम स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर क्लोरोफिल ए मौजूद है और ये क्लोरोफिल ए असल में पुटू सिस्टम 1 जो है ना इसको क्या करता है? बनाता है। स्टूडेंट्स
ये जो फोटोसिस्टम 1 है, स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रही थी अब क्लोरोफिल ए की। यहां पर जैसी सनलाइट की रोशनी क्लोरोफिल बी पर स्ट्राइक हुई और उसकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इजेक्ट हो गई। उसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो है, अब उसकी तो हम बाद में बात करेंगे कि वो कहां से फिल होगी। स्टूडेंट, सेम उसी तरह यहां पर क्लोरोफिल ए, उसकी रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन अब एनर्जाइज होंगे। ये प्रोसेस अपनी जगह छोड़े स्टूडेंट्स, ताकि कंफ्यूजन का शिकार ना हो। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो गए। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? 2 इलेक्ट्रॉन की यहां पर डेफिशिएंसी आ गई स्टूडेंट्स। क्या आ गई? डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा स्टूडेंट्स? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि पुट सिस्टम 2 से एनर्जाइज हुई थी, मुख्तलिफ स्टेप से गुजर गई। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आकर ये डेफिशिएंसी किसकी पूरी करेगी? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की स्टूडेंट्स। अब इसकी डेफिशिएंसी तो पूरी हो गई, अब इसकी डेफिशिएंसी अभी है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एनर्जाइज हुई, ये सेम टू सेम यहां पर एक पैराडॉक्सिन नाम के स्टूडेंट्स एक कंपाउंड है, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। वहां पर स्टूडेंट्स जो है ये इलेक्ट्रॉन अब वो एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर NADP पहले से स्टूडेंट्स मौजूद है। 2 हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन कहां से आ गई इसका मैं आपको बाद में बताने वाला हूं कि ये स्टूडेंट्स ये 2 हाइड्रोजन कहां से आए। ये 2 हाइड्रोजन यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं, NADP मौजूद है स्टूडेंट्स। अब इनको तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि इनकी जो है ना वो कंपाउंड बन सके NADPH स्टूडेंट्स। तो NADP ये रिड्यूस हो जाता है कहां पर? NADPH में, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड NADP रिडक्टेज स्टूडेंट्स। NADP रिडक्टेज ये एंजाइम पहले से मौजूद है, NADP प्लस भी मौजूद है, 2 हाइड्रोजन आ गई। अब इनको कंबाइन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी स्टूडेंट्स वो 2 इलेक्ट्रॉन जो कि फोटोसिस्टम 1 से एनर्जाइज हुई, वो उनके साथ मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे NADPH स्टूडेंट्स। NADPH बनाएंगे और जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन स्टूडेंट्स इसकी जो है ना वो एक्सेस आ गई, क्योंकि NADP के साथ अगर एक हाइड्रोजन आप मिलाए तो NADPH बन गया। अब सवाल ये है कि ये तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर वो जो सिंगल हाइड्रोजन है वो कहां पर आ गया स्टूडेंट्स? तो ये सिंगल हाइड्रोजन स्टूडेंट स्ट्रोमा में चला जाता है क्लोरोप्लास्ट के। अब स्टूडेंट इनकी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि इनको भी अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहां पर एक कंपाउंड नया बन गया स्टूडेंट्स। कहानी अब अधूरी है। कहानी कहां अधूरी है कि क्लोरोफिल बी के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई थी, वो कहां से फिल होगी? सवाल ये स्टूडेंट। मैंने पहले जिक्र किया था कि सनलाइट से जो फोटॉन आएगी स्टूडेंट्स, वो फोटॉन 2 काम करेगी। एक फोटॉन ने यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जाइज किए, इसकी कहानी तो हो गई। लेकिन जो दूसरा फोटॉन है स्टूडेंट्स, यहां पर पहले से वाटर मौजूद है स्टूडेंट्स। क्या है? वाटर मौजूद है। वाटर के ऊपर जब ये लाइट पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो वहां पर लाइट की स्प्लिटिंग होगी स्टूडेंट्स। वहां पर जब लाइट की स्प्लिटिंग होगी तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है ना वो कन्वर्ट होगी स्टूडेंट्स। लेकिन साथ में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स फोटोसिस्टम 2 की डेफिशिएंसी को पूरी करेगी स्टूडेंट्स। अब समझ आया स्टूडेंट कि 2 इलेक्ट्रॉन जो कि वाटर की स्प्लिटिंग से आ गए, वो इसकी डेफिशिएंसी को पूरी करेगी। और इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं फोटोलाइसिस स्टूडेंट्स, और फोटोलाइसिस भी हम कहते हैं फोटोलाइसिस। ये जो फोटोलाइसिस है, फोटोलाइसिस प्रोसेस स्टूडेंट्स, फोटोलाइसिस, फोटो मीन स्टूडेंट्स लाइट and lysis means students splitting. Students, with the help of light, the water molecule
splits to hydrogen and oxygen molecules and release electron. The released electron are accepted by the chlorophyll B molecule, so the deficiency of chlorophyll B has now been fulfilled. Now students, in this whole process, two chemical reactions or two reactions are involved. Number first, this is photolysis of water, photolysis of water, photolysis of water, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये तो बैलेंस रिएक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने बैलेंस रिएक्शन जो है ना वो लिखा है कि 4 मॉलिक्यूल वाटर के स्टूडेंट्स ये जो है ना ये स्प्लिट हो जाते हैं 4 हाइड्रोजन में और 4 OH में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ये 4 OH मॉलिक्यूल जो आयंस है स्टूडेंट्स, ये आपस में मिल के ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे और ऑक्सीजन स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन रह गई, ये हाइड्रोजन आयन जो कि मैंने यहाँ पर जिक्र किया था कि हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएंगे, वही हाइड्रोजन आयन स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पॉलिसिस ऑफ वाटर से आएंगे और वो NADP के साथ रिएक्ट करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास NADP बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना स्टूडेंट्स, इसको हम प्रोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये प्रोटोफॉस्फोराइलेशन असल में फॉर्मेशन ऑफ ATP है with the help of light or in the presence of light students। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के बारे में अब बहुत जानकारी हुई होगी स्टूडेंट्स। एक अहम बात यह है कि ये जो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, ये FA, FAC, BA, BSc की जो सिलेबस है स्टूडेंट्स बॉटनी की, तो उसके लिए यकसा जो है ना वो मुफीद है स्टूडेंट्स। आपसे दरख्वास्त है स्टूडेंट्स कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका कोशिश करेंगे कि उसके हम आपको पूरा जवाब जो है वो दे सके स्टूडेंट्स। इसके अलावा और जो इसका दूसरा लेक्चर है स्टूडेंट्स, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो लाइट रिएक्शन है वो इसके बाद इंशाल्लाह आएंगे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वस्सलाम स्टूडेंट्स।